रसायन, इसको हमने शुरू कर दिया था और उसमें हम देख रहे थे जल अवशोषण की क्रियाविधि। क्रेमर ने 1949 में 2 विधियां प्रस्तुत की थी, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय अवशोषण। निष्क्रिय अवशोषण में निष्क्रिय अवशोषण होता है तो उसमें जो जल अवशोषण के कारक होते हैं या बल उत्पन्न होता है वह वाष्पोत्सर्जी शुद्ध है, अर्थात पत्तियों में उत्पन्न होता है और उसमें जड़ की कोशिकाएं केवल मार्ग का कार्य करते हैं, उनका कोई मुख्य भूमिका नहीं होती। जबकि दूसरी ओर सक्रिय अवशोषण में जल अवशोषण के जो कारक या बल उत्पन्न होते हैं वो मूल की कोशिका में होते हैं, उसमें वायवीय भाग या पत्तियों का कोई रोल नहीं होता। ये जो मुख्य अंतर है उसमें से हमने आपको निष्क्रिय अवशोषण वाला बता दिया था। आज चलेंगे हम जल अवशोषण का सक्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण अर्थात एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक बात ध्यान रखना, सक्रिय शब्द आएगा इसका मतलब वहां ऊर्जा खर्च हो रही है, और जहां बिना ऊर्जा के होता है उसे कहते हैं निष्क्रिय। और हमने बताया था कि निष्क्रिय अवशोषण पौधों में अधिकांश होता है, 96 to 98% पौधों में जल अवशोषण बिना ऊर्जा के होता है, अर्थात निष्क्रिय विधि द्वारा होता है। और जबकि सक्रिय अवशोषण केवल 2 से लेकर 4% तक ही होता है, और वह भी विशेष परिस्थितियों में। अर्थात पादपों में सक्रिय अवशोषण तब होता है जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो, या फिर बिल्कुल ना हो, नेग्लिजिबल हो, या फिर बिल्कुल ना हो या फिर बहुत कम हो। ऐसे में पौधा सक्रिय अवशोषण करता है, और यह कंडीशन अधिकतर रात को आती है, क्योंकि रात को प्रायः वाष्पोत्सर्जन बहुत कम या ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे में जब पौधा अवशोषण करता है तो उसमें जो पौधे की कोशिकाएं होती हैं, मूल की कोशिकाएं, पौधे के मूल की कोशिकाएं, आपको पता है तना है, ये मूल है, और ये मूल रोम है, और यहाँ से पत्ती भी। ठीक है, ये उसका मध्य सिरा, ये सहायक सिरा है, और ये जो जाइलम स्तंभ है ये मूल रूप से यहाँ जड़ का जाइलम, जड़ के जाइलम से तने का जाइलम, तने के जाइलम से पर्णदंड का जाइलम, और ये पत्ती में ऐसे। और ये है यहाँ मृदा के कण, और ये यहाँ पे जल। तो सक्रिय अवशोषण में मूल की कोशिकाओं में, मूल के जाइलम की कोशिकाओं में एक दाब या एक प्रेशर या फोर्स पैदा होता है, एक दाब या फोर्स पैदा होता है जिसे मूल दाब कहते हैं या रूट प्रेशर कहते हैं। और वह रूट प्रेशर क्या करता है, ऊर्जा की मदद से, बिना ऊर्जा के अपने मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारी कुंडी में अगर पानी भरा है तो ऊपर टंकी में बिना लाइट के नहीं जाएगा, ऊपर से नीचे तो आ जाएगा। अगर टंकी में पानी है, लाइट नहीं है, तो बाथरूम में नल खोल के पानी आ जाएगा। लेकिन बिना लाइट के, बिना मोटर के नीचे कुंडी का पानी ऊपर टंकी में नहीं चढ़ता। उसी तरह मृदा के कणों के बीच जो जल है मूल रूप से अवशोषित करेगा, तो उस अवशोषित करने के लिए जो ऊर्जा है, ठीक है, वह मृदा के जो श्वसनशील कोशिकाएं होती हैं, कॉर्टेक्स की श्वसनकारी कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, कॉर्टेक्स या अंतःत्वचा, इनमें श्वसन क्रिया होती है। श्वसन के बाद एटीपी पैदा होते हैं, वो एटीपी यहाँ खर्च होते हैं और वो जल अवशोषण में काम आती है, जिससे जाइलम की कोशिकाओं में एक दाब पैदा होता है, एक बल पैदा होता है, जिसे हम मूल दाब कहते हैं, और उस मूल दाब के द्वारा पानी ऊपर की ओर चढ़ता है। तो यहाँ पर सक्रिय अवशोषण में एक हो रहा है ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का उपयोग हो रहा है किसमें, एटीपी के रूप में, जो कहाँ से मिल रही है, मूल की श्वसनकारी कोशिकाओं से मिलती है। और इस ऊर्जा की मदद से जाइलम कोशिकाओं में जल का एक दाब बनता है, जो जल को ऊपर की ओर चढ़ाता है, उसे मूल दाब कहते हैं। इसका मतलब
इस अवशोषण में मूल की कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, उसमें तना या पत्ती का कोई रोल नहीं है। लेकिन हमने पहले कह दिया, हालांकि यह केवल 2 से 4% तक ही होता है। अधिकांश जल का अवशोषण पौधे निष्क्रिय विधि द्वारा करते हैं, जिसमें जल को खींचने वाले कारक या बल वाष्पोत्सर्जन सतह में प्रतिबद्ध होता है। लेकिन सक्रिय अवशोषण में मूल की कोशिकाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा मूल की श्वसनकारी कोशिकाओं में उत्पन्न एटीपी के द्वारा पूर्ति होती है, जिसके कारण जल अवशोषण के बाद जाइलम कोशिका में एक प्रेशर या दाब पैदा होता है जो जल को ऊपर की ओर धकेलता है। परंतु ऐसा केवल 2 से 4% तक ही ऐसा होता है, यानी कि पौधा अपनी आवश्यकता का केवल 2 से 4% जल ही सक्रिय विधि द्वारा अवशोषित करता है। ठीक, अब आगे जल अवशोषण का मार्ग, ये तो जल अवशोषण होता है, और मार्ग कौन सा है? जल अवशोषण का मार्ग, पाथ ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। हमें पता है जब हम किसी जड़ की अनुप्रस्थ काटते हैं तो सबसे बाहर की कोशिकाएं क्या होती हैं? मूलीय बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस को एपिब्लेमा भी कहते हैं, और इसी में इन्हीं के फैलने से क्या बनते हैं? मूल रोम बनते हैं। क्या बनते हैं? मूल रोम। और उसके बाद कुछ परतें होती है किसकी? पैरेन्काइमा कोशिका की, जिनको कहते हैं वल्कुट। क्या कहते हैं? वल्कुट कहते हैं। सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत बाह्य त्वचा, मूलीय बाह्य त्वचा, जिसको एपिडर्मिस के बजाय एपिब्लेमा कहते हैं। ये हो गए मूल रोम, मूल रोम। और 5-7 लेयरें जो है हमने केवल 2 बना रखी हैं, इन्हें कहते हैं वल्कुट या कॉर्टेक्स, वल्कुट या कॉर्टेक्स, जो सभी पैरेन्काइमा होते हैं। और इस कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की लेयर जो होती है वह ढोलकाकार कोशिकाओं की बनी होती है, बैरल शेप या ढोलकाकार, ढोलक के आकार में, बीच में ज्यादा चौड़ी होती है, किनारे में संकरी होती है। ठीक है, बैरल शेप ऐसे, यहाँ बीच में चौड़ी ज्यादा, किनारे किनारे संकरी होती है। लेकिन इन अंतस्त्वचा, जो कॉर्टेक्स की सबसे अंदर की परत है, उसे कहते हैं अंतस्त्वचा, एंडोडर्मिस, अंतस्त्वचा। इसके नीचे होती है सिंगल लेयर की पेरिसाइकिल या परिरंभ, परिरंभ। और उसके बाद होता है कौन सा? जाइलम। और पता है आपको, मूल में जो संबंध मंडल होते हैं वो अरीय सममित में होते हैं, ऐसे। ये स्तंभ जाइलम का, फिर बीच में फ्लोएम, स्तंभ जाइलम का, फिर फ्लोएम, स्तंभ जाइलम का, फिर फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। इसे कहते हैं एकांतर क्रम, अर्थात रेडियल, रेडियल सिस्टम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अरीय सममित कहलाता है, अर्थात एक त्रिज्या पर जाइलम है, अगली त्रिज्या पर फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम फ्लोएम है। जाइलम फ्लोएम एक बंडल के रूप में एक ही त्रिज्या पर नहीं होते, ये मूल की पहचान है। अब जब मूल मृदा के कणों के बीच कण है, यहाँ पर जल है, जल को जब मूल रोम अवशोषित करता है तो पहले आता है बाह्य त्वचा में, जिससे यह इसका विलयन तनु हो जाता है। अगली कोशिका इसके संपर्क में कौन सा है? वल्कुट की कोशिका है। इसका प्राशन दाब अधिक ऐसा कम है तो प्राशन द्वारा यहाँ का जल यहाँ आ जाता है। मूल रोम से बाह्य त्वचा में, बाह्य त्वचा से वल्कुट की कोशिका में, फिर इसका विलयन तनु हो जाता है, इसका प्राशन दाब अधिक होता है, इसका अधिक में, और अंत में कहाँ आता है? अंतस्त्वचा में आता है। और अंतस्त्वचा के बाद परिरंभ, और परिरंभ से जाइलम, फिर जड़ के जाइलम से तने का जाइलम जुड़ा होता है। क्योंकि भाई जड़ ऐसा है तो तना तो यूं है, परंतु जो जल का प्रवाह है वो पार्श्व प्रवाह है, यानी कि यहाँ से सीधे, इसको बोलते हैं लेटरल फ्लो, जल का पार्श्व प्रवाह, लेटरल फ्लो। मूल रोम से बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा से वल्कुट की विभिन्न कोशिकाएं, अंतस्त्वचा, परिरंभ और जाइलम। इस अंतस्त्वचा की कोशिकाओं में क्या होता है? तीन ओर से सुबेरिन की परत होती है, 1, 2
सुबेरिन में होता, इधर सुबेरिन और इधर सुबेरिन, यानी कि यहाँ भी सुबेरिन होगा, इधर भी सुबेरिन होगा, यहाँ भी सुबेरिन, लेकिन इस वाले में सुबेरिन नहीं होगा, इस वाले में। फिर यहाँ सुबेरिन, यहाँ भी सुबेरिन और यहाँ भी सुबेरिन, यानी अंतः भित्ति और पार्श्व भित्ति में सुबेरिन का जमाव होता है। और सुबेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो मोम के समान होता है और जल के लिए अपारगम्य होता है, जल इसको पार नहीं कर पाता। तो यहाँ से अगर ये मूल रूप में कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो जल यहाँ से आगे नहीं जाएगा, क्यों? यहाँ पर सुबेरिन है, तो वो वापस लौट जाएगा इधर से। लेकिन ठीक जाइलम के ठीक सामने वाले अंतःत्वचा में सुबेरिन का जमाव नहीं होता, उसमें नहीं होता, उसके बाद वाले में होता नहीं। ये प्रकृति की देन है कि इसमें सुबेरिन है, इसमें सुबेरिन है, इसमें है, लेकिन इसमें सुबेरिन का जमाव नहीं होता। अर्थात इस मूल रोग ने जो जल अवशोषित किया वो ऐसे यहाँ से आ गया, और जो इसने अवशोषित किया वो यहाँ से आगे नहीं जाएगा, वो वापस घूम के फिर यहाँ से जाएगा। केवल जाइलम के ठीक सामने वाली अंतःत्वचा की कोशिका में सुबेरिन नहीं पाया जाता, बाकी सब में होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है। अगला जाइलम यहाँ पर होगा तो इसके सामने वाले में भी सुबेरिन नहीं होगा। इस कोशिका, इस अंतःत्वचा की कोशिका को मार्ग कोशिका कहते हैं, मार्ग कोशिका कहते हैं, क्योंकि वो जल के लिए अंतःत्वचा से जाइलम में मार्ग बनाता है। तो मूल रोग द्वारा अवशोषित किया गया जल पहले मूलीय बाह्य त्वचा, फिर कॉर्टेक्स या वल्कुट की विभिन्न परतों से होते हुए अंतःत्वचा, अंदर से जाइलम होता है। ये मार्ग कहता है पार्श्व प्रवाह, और उसके बाद होता है रसारोहण, जो हम बाद में बताएंगे। तो फिलहाल हमारा प्रश्न है जल अवशोषण का मार्ग। तो मृदा के कणों के मध्य उपस्थित केशिका जल मूल रोग के द्वारा अवशोषित होकर, ठीक है, पराशरण लाभ के कारण बाह्य त्वचा से वल्कुट की पहली परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, अंत में अंतःत्वचा, अंदर से जाइलम आता है। इसको हम कहते हैं क्या? पार्श्व प्रवाह। और इसमें भी तीन मार्ग, तीन तरीके हैं, तीन मार्ग हैं। इस पार्श्व प्रवाह के भी तीन मार्ग हैं। नंबर एक, एपोप्लास्ट, ये अंग्रेजी नाम है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट इसको कहते हैं अपलवक, हिंदी में कहते हैं अपलवक, अपलवक पाथवे, पथ। नंबर दो, संलवक अर्थात सिम्प्लास्ट, सिम्प्लास्ट पाथवे, मार्ग, पाथवे माने मार्ग। और तीसरा होता है रसधानी पथ, एपोप्लास्ट पथ, एपोप्लास्ट पाथवे, इसको अपलवक भी कहते हैं, संलवक पथ, सिम्प्लास्ट पाथवे, और रसधानी पथ, वैक्यूपोलर पाथवे। इन तीन मृदा के कणों के मध्य में उपस्थित केशिका जल मूल रोग के द्वारा जाइलम तक जो पार्श्व प्रवाह है वो भी तीन विधियों द्वारा होता है। जैसे पहला आप एपोप्लास्ट या इसको निर्जीव पथ भी कहते हैं, अपलवक भी कहते हैं, और दूसरा संप्लास्ट, ये जीवित पथ है, और राजधानी वाला भी जीवित पथ है। ये तीन तरीका है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको एपोप्लास्ट पाथवे कैसे होता है। एपोप्लास्ट पाथवे में जल का अवशोषण कोशिका भित्ति में जो है वो निर्जीव तरीके से होता है। अब मैं ये बता रहा हूँ, ये बाह्य त्वचा की कोशिका, ये वल्कुट की कोशिका, ये भी वल्कुट की कोशिका, ये भी वल्कुट की कोशिका, और ये आ गया अंतःत्वचा की कोशिका, और यहाँ पर आ गया जाइलम। ध्यान रखना, ये है जाइलम, ये है एंडोडर्मिस अर्थात अंतःत्वचा, और ये 1, 2 और 3 ये यहाँ पे कॉर्टेक्स या वल्कुट, वल्कुट, और ये हो गया आपका बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा, और इधर है मूल रोग। तो आपको पता है पौधों में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी होती है, ठीक है, तो ये कोशिका भित्ति है।
ये होगा सुबेरिन, अंतःत्वचा आ गए तो यहाँ होगा सुबेरिन की परत। ये सुबेरिन की परत है, ठीक है। अब हमें पता है कि कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, कोशिका भित्ति निर्जीव होती है जो सेलों की बनी होती है प्राय, और साथ ही साथ अंतर कोशिकीय स्थल, दो कोशिकाओं के बीच का गैप, ये अंतर कोशिकीय स्थल ये भी निर्जीव है। तो एपोप्लास्ट या अपलवक पथ में मूल रोग के द्वारा अवशोषित जल जो है वो निर्जीव पथ अर्थात कोशिका भित्ति में से या अंतर कोशिकीय स्थल में से हो जाता है। यहाँ से गया सीधे या इधर से, इस कोशिका भित्ति में से फिर यहाँ, इस कोशिका भित्ति में से यहाँ, इस कोशिका भित्ति में से यहाँ, ऐसे, और बड़ी तेज से जाता है। इसका विसरण तेज से होता है, अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित द्वारा विसरण है मूल रोग द्वारा अवशोषित जल कोशिका भित्ति में से, या फिर दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप है उसमें से जाएगा, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे अंतःत्वचा की कोशिका या एंडोडर्मिस जिसमें सुबेरिन की परत है, उसमें से वो आगे नहीं जा सकता, तो कहाँ जाएगा फिर? वापस कहाँ आएगा? वो अंदर आएगा कोशिका झिल्ली में से होते हुए और फिर जीवजल में से ऊपर जाता है। लेकिन मूल रोम से लेकर बल्ब के सबसे अंदर की परत जो अंतःत्वचा के संपर्क में है, वहाँ तक जल का विसरण बड़ी तेजी से होता है, अनियंत्रित तरीके से होता है, विसरण द्वारा होता है और जल बहुत फास्ट तक जाता है, या तो कोशिका भित्ति में से दूसरा, या फिर अंतर कोशिकीय स्थल, कोशिका भित्ति में से भी जाएगा और अंतर कोशिकीय स्थल से भी जा सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं एपोप्लास्ट या निर्जीव पथ भी कहते हैं। कहाँ तक जाएगा ये? अंतःत्वचा की कोशिका या एंडोडर्मिस तक। उसके जस्ट आगे सुबेरिन की परत होती है, इसलिए वहां से वो अंदर की ओर मुड़ेगा और फिर जीवजल में, और फिर यहाँ से जीवजल में से होकर जाएगा। मैं समझ में आगे आ सकते क्या कहा फिर से कि पादों में जल का अवशोषण मूल रोम से लेकर जाइलम कोशिकाओं तक अवशोषण के 3 मार्ग हैं। पहला एपोप्लास्ट या निर्जीव पथ जिसमें जल का प्रवाह मूल कोशिका जो है कोशिका भित्ति या दो कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है अंतर कोशिका, दोनों ही निर्जीव चीजें हैं। तो मूल रोम ये है और ये मिट्टी के कण है, यहाँ से जल को अवशोषित किया तो कोशिका भित्ति में से कोशिका भित्ति ऐसे करते हुए वह कहाँ करता है? अंतःत्वचा की कोशिका के बाहर कर जाता है। क्योंकि उसके आगे सुबेरिन की परत उसको जल के लिए अपारगम्य होती है, तो वहां से वो अंदर फिर जीवजल कला में जा सकता है, जाता है, इसके आगे नहीं जा सकता। दूसरा आता है था सिम्प्लास्ट, दूसरा था हमारा सिम्प्लास्ट या संलवक, इसे सजीव पथ कहते हैं। सजीव पथ है, इसमें जल का मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जो है वह सीधे यहाँ से जीवजल में जाता है, और ये रिक्तिका है, ये रिक्तिका है, और ठीक है। तो जब जल इस तरह का जीवजल में, तो जीवजल का आयतन बढ़ेगा तो वो पूरे में फैलेगा, और फिर अगली कोशिका में दो कोशिकाओं के बीच में एक गैप होता है बहुत छोटा सा, उसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इस गैप का कहते हैं एक गैप, दो गैप, तीन गैप, यानी दो निकट कोशिकाओं के बीच में एक गैप होता है, इसे कहते हैं क्या? प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु, जीवद्रव्य तंतु कहते हैं। तो मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जीवद्रव्य में, जीवद्रव्य के बाद प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा अगले कोशिका के जीवद्रव्य में, तो उसमें से फिर अगले कोशिका के जीवद्रव्य में, किसके द्वारा? प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ऐसे जाता है। तो इसे कहते हैं आपका सिम्प्लास्ट, क्योंकि जीवद्रव्य जीवित है। जीवद्रव्य मूल रोम द्वारा अवशोषित जल पहली बाह्य की कोशिका के जीवद्रव्य में, उसके बाद जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा अगली कोशिका के जीवद्रव्य में, फिर उसके बाद अगली प्लाज्मा द्वारा अगले जीवद्रव्य में करते करते यहाँ तक पहुँचता है। इसमें जल का ये अधिकतम प्रतिरोध वाला मार्ग है, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। यह जीवद्रव्य उस जल के मार्ग में प्रतिरोध डालता है,
इसलिए एक प्रश्न आता है कि पादपों के द्वारा जल अवशोषण में सबसे अधिकतम प्रतिरोध वाला मार्ग कौन सा है? आप कहेंगे सिम्प्लास्ट, क्योंकि वो जीव जल में जाएगा, जीव जल पूरा फैलेगा, तब जाके यहाँ पे आ जाएगा, फिर पूरे में फैलेगा, फिर जाके यहाँ आ जाएगा। इसमें बहुत देर लगती है और यह पराशरण के द्वारा होता है, ठीक है। और इसमें ऊर्जा भी खर्च होती है, ऊर्जा भी खर्च होती है। और तीसरा पद है रसधानी पथ या वैक्यूलर पाथवे। ये वैक्यूल है, पाद कोशा में रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है, ये रिक्तिकाएं हैं, क्या है ये? रिक्तिका है। तो अवशोषित जल जो है वो रिक्तिका के अंदर, रिक्तिका से फिर जीव तंतु द्वारा, फिर रिक्तिका में से फिर जीव तंतु द्वारा, रिक्तिका से, ठीक है। तो जो रिक्तिका से होते हुए तब जीव तंतु से अगली रिक्तिका में जाता है, इसे कहते हैं रसधानी पथ। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि पहले वाला जीव जल से जीव जल तंतु के द्वारा अगले जीव जल में, फिर जीव तंतु द्वारा अगले जीव में, उसमें रसधानी पथ में नहीं जाता। जबकि तीसरा जो रसधानी पथ है वो मूल रूप द्वारा अवशोषित रिक्तिका में, रिक्तिका के द्वारा फिर बाहर तंतु के द्वारा, फिर अगली रिक्तिका में, फिर तंतु के द्वारा अगले, इसे कहते हैं। इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह भी सजीव पथ है। तो इस तरह से मूल रोम द्वारा अवशोषित जल जो है वो 3 प्रकार से जाइलम तक बढ़ा। यहाँ से फिर इसे अंतःस्था में, अंतःस्था से फिर कहाँ? जाइलम में, और जाइलम से फिर तने के जाइलम में जाता है। तो हमें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मार्ग बताना है कि मूल मृदा से मूल रोम द्वारा अवशोषित जल पहले बाह्य त्वचा, फिर कॉर्टेक्स या वल्को की विभिन्न परतें, फिर अंतःस्था और फिर जाइलम तक कैसे पहुंचता है, ये इसका जल का पार्श्व प्रवाह हो गया। इसमें एक है एपोप्लास्ट, जिसमें कोशिका भित्ति या अंतर कोश के स्तरों से होकर जाता है, बहुत तेज से जाता है, मृदा इसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती। लेकिन अंतःस्था से आगे वो निराधक के वो इसी या तो सिम्प्लास्ट या रसधानी पथ से आगे जाएगा। और जबकि दूसरा जो सिम्प्लास्ट या संलोक है वो मूल रूप से इसके जीवन में, जीवन द्वारा इसके जीवन में, इसके जीवन में ऐसे जाता है। इसमें समय ज़्यादा जाता है, अधिकतम प्रतिरोध वाला मार्ग है, इसमें ऊर्जा भी खर्च होती है। और तीसरा है रसधानी, मूल रूप से इस रसधानी में तंतु के द्वारा, इस रसधानी में, तंतु के द्वारा इस रसधानी में करते करते यहाँ पहुँचता है, अंत में जाइलम में पहुँचता है। ठीक। अब प्रश्न है कि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं है कि पौधे हमेशा जल एक समान अवशोषित करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं, ठीक है, कभी सामान्य गति से करते हैं। तो ये अंतर क्यों आता है? कौन से कारक हैं जो जल अवशोषण को प्रभावित करते हैं? जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अगर मृदा में जल, सबसे बड़ी बात है मृदा में जल, अगर मृदा में जल पर्याप्त है, जैसे आजकल बरसात में मृदा में जल पर्याप्त होती है तो पौधा आसानी से अधिकतम जल अवशोषण करता है। बरसात होगी, 2-4 दिन बरसात देगी तो धीरे धीरे जल की कमी आती है, तब वो जल कम करता है। और यदि कई लंबे समय तक बरसात नहीं होती है तो जल अवशोषण बहुत कम रहता है, ना के बराबर होता है। ऐसे पौधे सूखने लगते हैं। तो इसलिए मृदा में जल को प्रभावित करने वाले कारक हैं हमारे 4। पहला है प्राप्य जल क्षेत्र या जल धारता, प्राप्य जल क्षेत्र या इसको एक और नाम कहते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता, जल धारण क्षमता या जल क्षेत्र। दूसरा, इसमें 2 बातें हैं, एक तो है प्राप्य जल क्षेत्र, उसमें एक है जल धारण क्षमता, और एक का नाम है स्थायी मलानी प्रतिशतता, स्थायी मलानी प्रतिशतता, अर्थात परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, ठीक है। जल धारण क्षमता हो गया, जल धारण क्षेत्र हो गया। तो अब प्रश्न है कि ये प्राप्य जल क्षेत्र, ये पौधा है मिट्टी में लगा हुआ है, ठीक है। पौधे
नीचे कितने क्षेत्र में जल है और कितनी मात्रा में है, कितनी मात्रा में है। हमें पता है, हमने कल बताया था आपको प्रश्नों कि जब बरसात होती है तो दो तरह की है, एक मूसलाधार और एक रिमझिम यानी कि धीमी वर्षा। मूसलाधार वर्षा में अधिकांश जल सतह से बह जाता है, बहुत कम जमीन के अंदर रिसता है या परकोलेट होता है। लेकिन जो रिमझिम या हल्की वर्षा होती है उसकी बूंद बूंद क्या होती है, जमीन के अंदर रिस जाती है। ठीक है, जब वो जमीन के अंदर जाती है उसमें से जल का कुछ भाग गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होकर बहुत गहराई में चला जाता है, जो भूमिगत जल भंडार में वृद्धि करता है, जिसको हम कुएं के द्वारा, हैंडपंप के द्वारा करते हैं। सामान्यतः यह जल पौधों को उपलब्ध नहीं होता, ये इकार्ड में आता है। ठीक है, अब तो वही जल काम आता है जो यहाँ हो, मृदा के जल कणों के बीच में हो, जिसको हम कैपिलरी वाटर या क्रेसार्ड कहते हैं। ठीक है, तो जल धारण क्षमता किसी मिट्टी में, किसी मृदा में गुरुत्वाकर्षण जल के, जो गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण निष्कासित हुए जल के बाद शेष बचा हुआ जो जल होता है, फिर से सुनिए, किसी मृदा में गुरुत्वाकर्षण बल के बाद निष्कासित जल के बाद जो शेष जल बचता है उसे उसकी जल धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, और जितने क्षेत्र में वो जल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब आ जाओ स्थायी मलानी प्रतिशतता। अब जिस मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी हो, ठीक है, जैसे दोमट मिट्टी, वो जल को काफी मात्रा में धारण करती है, इसलिए दोमट मिट्टी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जबकि बलुई मिट्टी में अधिक जल क्षेत्र कम बचता है क्योंकि उसमें जल धारण क्षमता कम होती है और अधिकांश जल जो है वो गुरुत्वाकर्षण को गहराई में जाता है। इसलिए वहाँ अगर आज खूब बारिश हुई है तो दूसरे दिन देखो कि वहाँ पानी बहुत कम रुका हुआ मिलेगा, क्योंकि अधिकांश पानी निष्कासित होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, परकोलेशन ज्यादा है। परकोलेशन मतलब निथारना, नीचे चला गया, वो धारण से कम किया है। और चिकनी मिट्टी सब धारण करती है, परकोलेट नहीं करती है, इसलिए वहाँ बाढ़ की स्थिति होती है, जलाक्रांत होता है। इसलिए दोमट मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में उसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है, इसलिए वह फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब आता है दूसरा स्थायी मलानी प्रतिशतता। मृदा जल की वह प्रतिशतता, मृदा में उपस्थित जल की वह प्रतिशतता, वह परसेंटेज जिसमें उगे हुए पौधे, जिसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां पहली बार मुरझाना प्रदर्शित करे। मुरझाना या मलानी माना मुरझाना, अंग्रेजी में कहते हैं विल्टिंग। विल्टिंग माने मुरझाना या मलानी। तो मृदा जल की वह प्रतिशतता, ठीक है, जिसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां पहली बार स्थायी रूप से मुरझाना प्रदर्शित करे, उसे स्थायी मलानी प्रतिशतता कहते हैं। हालांकि ये हर फसल के लिए अलग अलग होता है, बाल के लिए अलग, गेहूं के अलग, मूंगफली के लिए अलग। क्या काम है? मृदा जल में उपस्थित जल की वह प्रतिशतता जिसमें उगे हुए पौधों की पत्तियां पहली बार स्थायी मलानी प्रतिशतता प्रदर्शित करे, उसे स्थायी मलानी प्रतिशतता कहते हैं। तो ये दोनों कारण, जल धारण क्षमता और स्थायी मलानी प्रतिशतता, आज हमारा एवेलेबल वाटर रीजन, प्राप्त जल क्षेत्र। दूसरा आता है आपका मृदा वर्तन। मृदा वर्तन, सॉइल एरिएशन। सॉइल एरिएशन, जिस मिट्टी के कणों के बीच में वायु की मात्रा पर्याप्त हो, इसलिए हम खेत को जोतते हैं। खेत जोतने से मिट्टी पलट जाती है, उसमें वायु घुस जाती है, जो जड़ों के द्वारा श्वसन में काम में ले जाती है। तो जिस मृदा में वायु की पर्याप्त मात्रा हो, वहां जल अवशोषण अच्छा होता है। जल अवशोषण अच्छा होता है या बढ़िया होता है, पर्याप्त होता है। और जहां मृदा वातावरण कम हो या न हो, वहां जल अवशोषण अच्छा नहीं होता। इसलिए मृदा में उपस्थित वायु की मात्रा भी जल को अवशोषित करने में क्या करती है, इसलिए हम गुड़ाई निराई करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं।
कारण गुड़ाई ढिलाई करने से मिट्टी की परत टूट जाती है, वहां वायु घुस जाती है और वो जल अवशोषण में सहायक होती है। ठीक है, इसलिए जहां जहां पानी भर जाता है तो वहां से उस मिट्टी की वायु बाहर जाती है, उसे कहते हैं जलाक्रांत। फसल डूब रही है, खेतों में पानी भर गया है तो वहां की वायु बाहर निकल जाती है, और ऐसे जलाक्रांत वाले में वायु की मात्रा नहीं होती है, इसलिए वहां जल अवशोषण भी नहीं हो पाता। इसलिए खेत हमेशा लबालब भरे हुए भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि मृदा वाला। और तीसरा है मृदा का तापमान। मृदा का तापमान, सॉइल टेम्परेचर। ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन में पाया गया है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, अगर मृदा का तापमान इतना हो तो ऐसे में जल अवशोषण सबसे अच्छा होता है, पर्याप्त होता है, सर्वोत्तम होता है। और 20 डिग्री से कम तापमान और 30 डिग्री से अधिक तापमान पर जल अवशोषण कम हो जाता है। इसका मतलब 20 से 30 डिग्री वो अनुकूलतम है, ऑप्टिमम। ये ठीक है, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम और नीचे का होगा, तो इसके इससे कम में कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। ये है का अनुकूलतम, जो कहते हैं ऑप्टिमम। 20 से लेकर 30 डिग्री तापमान यदि मृदा का हो तो ऐसे में जल अवशोषण पौधे अच्छी तरह से करते हैं, सर्वोच्च दर से करते हैं। इससे अधिक तापमान पर भी जल अवशोषण कम हो जाता है, और इससे कम तापमान पर भी जल अवशोषण कम हो जाता है। ठीक। और नंबर 4, मृदा में मृदा की लवणता, अर्थात खनिजों की सांद्रता। कई तरह की मिट्टी होती है, किसी मृदा में खनिज बहुत ज्यादा होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं। जब मृदा में लवण या खनिज बहुत अधिक मात्रा में हो, तो मृदा विलयन सांद्र हो जाता है, उसका परासरण दाब बढ़ जाता है। ऐसे में मूल रोग की कोशिका का परासरण दाब कम होने से और जल अवशोषित नहीं करते हैं, और तो बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। आमतौर पर होना क्या चाहिए, मूल रोग की कोशिका का परासरण दाब अधिक होना चाहिए और मृदा का विलयन का होना चाहिए कम। लेकिन जिस मृदा में लवण या खनिज अधिक मात्रा में घुले हों, उसकी परासरण क्षमता बढ़ जाती है। ऐसे में जल अवशोषण कम होता है, और यदि मृदा में लवण की मात्रा कम हो तो जल अवशोषण होता है अधिक होता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। पहले प्राप्त जल क्षेत्र, जिसके अंदर 2 पॉइंट आएंगे, एक जल प्रक्षेत्र या जल धारण क्षमता, और दूसरा स्थायी अम्लता की प्रतिशतता। दूसरा मृदा वातन, मृदा में वायु की मात्रा, और तीसरा मृदा का तापमान, और चौथा होगा मृदा की लवणता। ठीक है, अब ये अवशोषण इस पाठ के 2 भाग में, पादों में जल अवशोषण ये लगभग कंप्लीट हो गया है। क्यों? इसमें इतने आता है कि मूल रोम से लेकर जाइलम तक, ये मूल रोम है, फिर बाह्य त्वचा, उसके बाद वलकुट की कई परतें, फिर अंतःत्वचा, फिर परिरंभ और फिर जाइलम। ये जो पार्श्व प्रवाह है ये जल अवशोषण है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे रसारोहण, अर्थात मूल के जाइलम से तने के जाइलम होते हुए पत्तियों तक कैसे जल पहुंचता है, उसे कहते हैं रसारोहण। एसेट ऑफ सैप, यानी कि मृदा से अवशोषित जल का जड़ के जाइलम से ऊपर की ओर तने और पत्तियों की ओर जो प्रवाह होगा, उस मूवमेंट को हम कहते हैं रसारोहण, जो हम कल शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।